Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study gravitational force. Now start the lecture and understand what is gravitational force. See, the force acting between two particles or two bodies because of their masses is known as gravitational force. For an example, this is the body M1, right? This is the body first having mass M1 and this is second body having mass M2, and if these two bodies attracts each other because of their masses M1 and M2, then the force of attraction between them would be known as gravitational force. तो अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो ये जो बॉडी है और इस बॉडी का मास क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा, और इस बॉडी का मास क्या हो जाएगा, M1 हो जाएगा. तो जब दो बॉडीज या दो पार्टिकल अपनी मास की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में कार्य करता है उसको ही क्या कहा जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है. और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो यूनिवर्सल होता है, विच मीन्स एवरी पार्टिकल इन दिस यूनिवर्सल फील्स ग्रेविटेशनल फोर्स, चाहे वह कोई डस्ट पार्टिकल हो या फिर कोई लार्जेस्ट क्या हो, प्लैनेट हो, राइट. जैसे क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा और मून हो जाएगा. तो इफ 3 marker क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन देन वी कैन राइट दिस डेफिनेशन. द फोर्स एक्टिंग बिटवीन, राइट, the force of attraction between any two bodies in the universe because of their masses is known as gravitational force, and gravitational force is universal, which means every particle feels this force of attraction because of its mass. Third thing is that this is the weakest natural force. हमारी नेचर में 4 फोर्सेज होते हैं, देयर आर 4 नेचुरल फोर्सेज. फर्स्ट इज electromagnetic force, second is strong nuclear force, then weak nuclear force, and fourth is gravitational force. और यहाँ पर अगर हम देखें तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स होता है दिस, राइट, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है ये अट्रैक्टिव, राइट, इसका जो नेचर होता है वो अट्रैक्टिव भी होता है, राइट, और ये अट्रैक्टिव भी होता है. साथ ही साथ ये दो पार्टिकल्स अगर जो है समान पोल के हैं तो ये क्या होता है, जो है रिपील भी करता है. जैसे अगर हम देखें तो दिस इज पॉजिटिव आयन एंड दिस इज नेगेटिव आयन. तो यदि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन है ये, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. बट दिस इज नेगेटिव आयन, दिस इज नेगेटिव आयन, तो अगर दोनों ही नेगेटिव आयन है तो ये एक दूसरे से क्या करेंगे, रिपील करेंगे, राइट. वैसे ही अगर हम देखें तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये कैसा होता है, दिस इज अट्रैक्टिव, राइट. तो यह कैसा होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, राइट. तो इस तरीके से ये 4 क्वालिटीज हो जाएंगी. फर्स्ट क्या हो जाएगा, the force of attraction acting between any two bodies, two particles because of their masses in the universe is known as gravitational force. Gravitational force universal होता है. साथ ही साथ ये जो नेचुरल फोर्सेस में सबसे वीकेस्ट होता है, साथ ही साथ इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, राइट. नाउ वी विल स्टडी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, राइट. और यहां से 11 marker क्वेश्चन, 3 marker क्वेश्चन और 5 marker क्वेश्चन में भी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, राइट. जैसे पूछा जा सकता है, राइट, व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, राइट. तो वहां पर आपको सिंपली इसको डिफाइन कर देना है, राइट. या फिर हो सकता है आपसे पूछा जाए कि डिफाइन द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो हमको पूरा का पूरा जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है हमको बताना पड़ेगा, ठीक है. या इट मे बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन व्हाट इज द मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स के जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं. तो अब हम यहाँ पर जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसको बहुत ही डिटेल में समझेंगे, राइट. सो वी विद मी. देखिए अगर हम बात करते हैं न्यूटन की, सो न्यूटन वाज द फर्स्ट पर्सन हु स्टेटेड दैट एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स ईच अदर, राइट. और यह एक दूसरे को अट्रैक्ट
क्यों करती है? बिकॉज ऑफ मास, और यह न्यूटन ने बताया था 1686 में। सो न्यूटन फर्स्ट स्टेटेड इन 1686 दैट एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अनदर बॉडी टुवर्ड्स इटसेल्फ, राइट। और यह किस वजह से होता है? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से। इसी तरीके से अगर हम देखें तो जो अर्थ है, अर्थ पुल्स एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन, राइट। और इसको ही क्या कहा जाता है? ग्रेविटी कहा जाता है, राइट। तो जब अर्थ किसी भी बॉडी को ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अपनी ओर पुल करती है तो उसे ही अर्थ की क्या कहते हैं? ग्रेविटी कहते हैं। हालांकि यहां पर न्यूटन पहला व्यक्ति नहीं था जिसने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बताया था। एक्चुअली इंडियन मैथमेटिशियन ब्रह्मगुप्ता वाज द फर्स्ट पर्सन, राइट, जिन्होंने ये बताया था, राइट, कि जो अर्थ है, अर्थ किसी भी बॉडी को अपनी ओर क्या करती है? अट्रैक्ट करती है, एंड बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। परंतु इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन था वो किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। तो रिमेंबर, ब्रह्मगुप्ता वाज द फर्स्ट पर्सन हु स्टेटेड दैट अर्थ attracts every body towards its center because of gravitational force, बट उन्होंने इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। जो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया था वो किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था, राइट। तो अब हम यहां पर जो है न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ते हैं, राइट। ध्यान रखना, अगर 3 मार्कर में पूछा जाए तो ये आपको नहीं लिखना है। दिस इज द इंट्रोडक्शन एंड दिस इज द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स और बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, राइट, प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, राइट, एंड inversely proportional to the square of the distance between them, right. This is the Newton's law of gravitation, right. So the force of attraction between any two bodies, right, any two bodies or two particles is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them, right. अब हम इसका जो है मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन को यहाँ पर समझते हैं, right. सबसे पहले हम मानते हैं, राइट, सपोज दैट देयर आर टू पार्टिकल्स ऑफ मास m1 एंड मास m2 एंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज d, राइट, देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अब फर्स्ट क्या था, राइट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स विल बी प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses. So this is the equation first. Force of attraction is proportional to the product of m1 into m2. This is equation first. And second part क्या है इसका? The force of attraction between two particles is inversely proportional to the square of the distance between them, which means अगर उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, d है, तो this is inversely proportional to d square. अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो ये क्या बनेगा, f proportional to m1 into m2, इक्वेशन फर्स्ट, और f m1 into m2 अपॉन में क्या हो जाएगा, d स्क्वायर हो जाएगा, राइट. और अगर हम यहाँ पर f ये जो हो जाएगा, अगर प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाता है, g आ जाता है, विच मीन्स m1 into m2 अपॉन क्या हो जाएगा, d स्क्वायर हो जाएगा. तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मैथमेटिकली क्या हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, राइट. अब यहाँ पर चूंकि मैंने इसको एक अलग स्लाइड में लिया है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में, राइट, या यहाँ पर जब हम इनको यहाँ से जब प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है जिसको क्या कहा जाता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है, राइट. अब हम इसको अलग से पढ़ेंगे सो दैट इफ 5 मार्कर क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, व्हाट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी. ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पर जो कैपिटल जी होता है और स्मॉल जी होता है, इन दोनों में ह्यूज डिफरेंस होता है, राइट. इसीलिए कहां पर कैपिटल जी लिखना है और कहां पर स्मॉल जी लिखना है, ये आपको ऑलवेज रिमेंबर होना चाहिए, राइट. तो यहां पर हमने अभी देखा था, राइट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses m1 and m2 and inversely proportional to the distance
स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर हम इन दोनों को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, f प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर हो जाएगा। और जब इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो सीधी बात एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, और उसी कांस्टेंट वैल्यू को ही क्या कहा जाता है यहाँ पर, राइट, यहाँ पर कहा जाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है। तो यहाँ पर जो g है, g इज द कांस्टेंट वेयर, यहाँ पर जो g है, g क्या हो जाएगी, एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, और इसी कांस्टेंट वैल्यू को ही क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है, राइट। अब देखिए, तो ये जो g है, कैपिटल G, इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल क्या कहा जाता है, कांस्टेंट कहा जाता है, और जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, केजी स्क्वायर हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये इतना जो है हमको याद करना पड़ेगा। नहीं, अगर आप चाहें तो इसको आप यहाँ पर जो है समझ भी सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है f और यहाँ पर क्या लिखा है, g m1 इंटू m2 अपॉन क्या है हो जाएगा यहाँ पर डी स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर देखें एक तरीके से, तो m1 का क्या हो जाएगा, kg, इसका भी क्या हो जाएगा, kg, इसका क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन। अगर अब हम इसका पक्षांतर कर दें तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा g इक्वल्स टू सबसे पहला न्यूटन, तो ये न्यूटन हो गया, इनटू इसके में क्या जाएगा, मीटर स्क्वायर जाएगा, अपॉन में क्या आएगा, kg का होल स्क्वायर आएगा। और यही किसकी जो है मतलब ये किसका यूनिट हो जाएगी, g की वैल्यू हो जाएगी। तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, kg स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, ये वैल्यू आप जो है जरूर याद रख लें, ठीक है। तो f इक्वल्स टू जी m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर, इसमें से जो g है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन मीटर अपॉन क्या हो जाएगा, केजी स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो वैल्यू थी, इट वाज डिटरमाइंड बाय हेनरी कैवेंडिश एट फर्स्ट, राइट। अब ये कितना होता है, अगर हमको इस एक्सप्लेन करना हो तो हम इसको निकाल सकते हैं। अगर हम इस फॉर्मूले में यहाँ पर सब की वैल्यू क्या कर दें, पुट कर दें। जैसे लेस से m1 की जो वैल्यू मान ली है हमने 1 kg, m2 की वैल्यू मान ली है हमने 1 kg, d को मान लिया है 1 मीटर। तो जब अगर हम यहाँ पर भी 1 पुट करेंगे, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, तो यहाँ पर f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। क्या हो जाएगा, f इक्वल्स टू g। और इस तरीके से अगर हम देना चाहें तो इफ m1 इक्वल्स टू 1, m2 इक्वल्स टू 1 kg और d इक्वल्स टू क्या है 1 मीटर, देन f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, g। इट मीन्स क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट एक्ट्स बिटवीन टू बॉडीज हैविंग मास m1 and m2, और या हैविंग मास क्या हो जाएगा, यूनिट मास हो जाएगा। यूनिट मास मतलब क्या हो जाएगा, 1 किलोग्राम, प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच अदर, राइट। तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। यहां पर g की वैल्यू उतनी होती है जितनी दो पार्टिकल्स जिनका मास क्या है 1 kg है और जिनकी बीच की डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर है, इनके बीच में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वही क्या होती है, g की वैल्यू होती है। तो ये हमने यहाँ पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को भी अच्छे से जो है समझ लिया है। क्लियर। चलिए अब हम यहाँ पर समझेंगे द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये एग्जाम में जो है पूछा जाता है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखें, जब हम ये जो है लिखेंगे तो हमको यहाँ पर डायग्राम भी बनाना है, और डायग्राम इस तरीके से बनाना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त हों, राइट। अब ये डायग्राम मैंने पहले क्यों नहीं बताया है, राइट, वी विल स्टडी द रीज़न फॉर दैट। चलिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स इज म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स, विच मीन्स दैट कि एवरी बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स मास अट्रैक्ट्स अनदर बॉडी। जैसे ये बॉडी m1 हो जाएगी और ये बॉडी सेकेंड हो जाएगी जिसका मास कितना है m2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बॉडी इसको अट्रैक्ट करती है, तो एम्प्टी बॉडी m1 को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी।
इसका मतलब ये हुआ कि ये कैसा होता है, म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स होता है। अर्थात जितना जो ग्रेविटेशनल फोर्स मून एक्सर्ट करता है अर्थ पर, उतना ही अर्थ एक्सर्ट करती है किस पर, मून पर। सो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स। सेकेंड थिंग क्या हो जाएगा यहाँ पर, ग्रेविटेशनल फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट, सॉरी ये जो हो जाएगा यहाँ पर, चलिए इसको भी मैं अभी बता देता हूं। जो यूनिवर्सल फोर्स इज सेंट्रल फोर्स, राइट, और ये सेंट्रल फोर्स क्यों होता है, क्योंकि ये किसी भी बॉडीज का जो मास सेंटर होता है उसके बीच में कार्य करता है। तो यदि आपने इस तरीके से इनके बीच की जो डिस्टेंस है, अगर आपने इस तरीके का जो है डायग्राम बनाया है, तो आपका डायग्राम क्या है, अधूरा है। क्यों, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, राइट, ये किसी भी बॉडी के मास सेंटर से ही क्या करता है, वर्क करता है। इस बॉडी का यदि सेंटर ऑफ मास यहां है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या लिखनी पड़ेगी, डी। इसका मतलब डी इज द डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस किससे वैल्यू की जाती है, सेंटर ऑफ मास से। इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहां है, तो यहां से हम डी को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ना ही यहां से। जैसे मैंने अगर ये डायग्राम बना दिया है और इस तरीके से ये डायग्राम, तो ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, राइट, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सेंट्रल फोर्स होता है, और ये ऑलवेज किसी भी बॉडी के सेंटर ऑफ मास के बीच की डिस्टेंस से क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। तो m1 ये m2, और ये इसका सेंटर ऑफ मास ये हो जाएगा, तो यहाँ से इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ से, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, d। तब जाकर आता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल्स टू जी m1 इंटू क्या हो जाएगा, m2 अपॉन क्या हो जाएगा, d स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब तीसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट, तीसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा, राइट, दिस इज फोर्स ऑफ यूनिवर्सल नेचर। दिस मीन्स दैट यूनिवर्स में कोई भी पार्टिकल, चाहे वो डस्ट पार्टिकल हो या लार्ज मास वाला कोई भी प्लैनेट हो, सभी जो जितने भी बॉडीज होती हैं, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, वह, राइट, एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स फील्स दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयरफॉर दिस इज यूनिवर्सल, राइट। चौथी चीज क्या हो जाएगा कि यह ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, क्योंकि मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है वो अट्रैक्शन, राइट, जब भी अगर सेम क्या रहेंगे, आयन रहेंगे, तो वो एक दूसरे से क्या करेंगे, रिपील करेंगे। बट इफ दोनों जो अपोजिट आयन है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो वो एक दूसरे से क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पर जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है ये ऑलवेज कैसा होता है, अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। और चौथी चीज क्या है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। साथ ही साथ ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, दिस ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द सर्कुलर मोशन अराउंड अ प्लैनेट। जैसे मैंने कहा कि सन है, तो सन के चारों ओर प्लैनेट घूमते हैं, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है, अवेलेबल कराता है। या अर्थ है, तो अर्थ के चारों ओर जो, राइट, सैटेलाइट घूम रहे हैं, राइट, तो सैटेलाइट के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कौन अवेलेबल कराता है, राइट, ग्रेविटेशनल फोर्स अवेलेबल कराता है, राइट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम, राइट, दोनों के बीच में वैक्यूम है, एयर है, सॉलिड है, यह उस पर जो है डिपेंड नहीं करता है, राइट। और यह जो फोर्स होता है यह स्टेशनरी और मूविंग बॉडीज दोनों पर ही क्या करता है, वर्क करता है, राइट। सो इन दिस वे इफ 5 मार्कर में जो है ग्रेविटेशनल फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को पूछा जाता है, सो वी कैन राइट दिस ब्यूटीफुल आंसर, राइट। नाउ वी विल स्टडी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। अब हम यहाँ पर समझते हैं एक्सेलरेशन और क्या लिखा है, ड्यू टू ग्रेविटी। अब ग्रेविटी क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि, राइट, कि अर्थ जो है, अर्थ किसी भी अदर बॉडी को ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अपनी ओर क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, और इसे ही अर्थ की क्या कहा जाता है, ग्रेविटी कहा जाता है, राइट। और यहां पर एक शब्द क्या लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज एक्सेलरेशन, राइट। तो अगर एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से हो
तो उसे ही क्या कहा जाता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है। अब अगर हम इसको थ्योरी के रूप में देखें तो हमें पता है, राइट, द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी बॉडी या एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर, राइट, और यह क्यों करती है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। सो अ फोर्स ऑफ अट्रैक्टिव नेचर एक्ट्स ऑन द फॉलिंग ऑब्जेक्ट। अब जो भी बॉडी अर्थ की ओर आती है उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, वर्क करता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही यदि इस बॉडी के, राइट, वेलोसिटी में क्या हो रहा है, चेंज होता है, राइट, और वेलोसिटी में अगर चेंज होगा तो वही क्या कहलाएगा, एक्सीलरेशन कहलाएगा, और इसे ही क्या कहा जाता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है। तो सिंपली ये थ्योरी हम लिख सकते हैं, राइट, द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड द सेंटर, सो अ फोर्स ऑफ अट्रैक्टिव नेचर एक्ट्स ऑन द फॉलिंग ऑब्जेक्ट, एंड बिकॉज ऑफ दिस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। जो ग्रेविटेशनल पुल है उसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट की जो है वेलोसिटी क्या होती है, स्टार्ट इंक्रीजिंग, राइट, और इस जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो उससे एक्सेलरेशन क्या होता है, अराइजेज होता है, और इसी एक्सेलरेशन को क्या कहा जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है, राइट। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे इफ एन ऑब्जेक्ट इज फ्रीली फॉलिंग टुवर्ड द अर्थ, द इंक्रीज इन द velocity of the object in 1 second is known as acceleration due to gravity, और इसको किससे दर्शाया जाता है, स्मॉल g से दर्शाया जाता है। क्लियर। तो सिंपली क्या हो जाएगा कि यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है अर्थ, देखिए ये क्या हो जाएगी, अर्थ हो जाएगी। अब अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से प्रत्येक ऑब्जेक्ट को अपनी ओर क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, राइट, और यदि अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये जो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है यदि इसकी वेलोसिटी में इंक्रीज होता है, और वेलोसिटी में अगर इंक्रीज होगा तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, एक्सेलरेशन अराइज होगा। तो इसी एक्सेलरेशन को क्या कहा जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसीलिए इसको किससे दर्शाते हैं, जी से दर्शाते हैं, राइट, और इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड होती है। ये कैसी यूनिट होती है, वेक्टर क्वांटिटी है। साथ ही साथ जो अर्थ है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mlt² हो जाएगा, राइट। क्यों, क्योंकि जो है एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, और एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन की चेंज ऑफ रेट, तो फिर यहां पर आएगा तो ये ms माइनस m क्या हो जाएगा, ये ms माइनस का 2, इसीलिए क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और lt माइनस का 2 क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। यहां पर भी क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, और यहां पर भी क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो जो g है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है यूनिट हो जाएगी, डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा lt माइनस का सेकेंड हो जाएगा। अब अगर हम देखते हैं जो g की वैल्यू, तो g की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, राइट। तो एक चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जो g, कैपिटल G की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 6.67 गुणे 10 की घात 11, राइट। तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 क्या हो जाएगा, न्यूटन। फिर न्यूटन के बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पर मीटर स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, केजी स्क्वायर। वही जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है दैट इज 9.8 मीटर पर क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। तो ये इन दोनों में डिफरेंस आप याद रखें, ठीक है। चलिए, तो ये हमने यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को समझ लिया है। अब हम यहाँ पर इफेक्ट्स को समझते हैं। इफेक्ट्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू क्या हो जाएगा, ग्रेविटी हो जाएगा। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा कि यदि हम, राइट, इफ ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट वेट्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट, तो जो जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो अर्थ पर साइमल्टेनियसली पहुंचेंगे, राइट। और साइमल्टेनियसली कब पहुंचेंगे, जब हम फ्रिक्शन को क्या मान लें, नेग्लिजिबल एज्यूम कर लें, राइट। सो व्हेन वी अंडरस्टैंड या वी टेक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एज नेग्लिजिबल, तो यदि अलग अलग वेट के जो हैं ऑब्जेक्ट्स को, इफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट वेट्स
उनको अगर ड्रॉप कराया जाता है तो सारे के सारे जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो अर्थ पर साइमल्टेनियसली पहुंचेंगे, यदि हम फ्रिक्शनल फोर्स को नेग्लिजिबल माने। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर इक्वल साइज के वुड का, आयरन का एंड बैक्स का क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, और उनको अगर हम सेम हाइट से ड्रॉप करें तो ये तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट क्या पहुंचेंगे, साइमल्टेनियसली पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटी होती है, ये जो जी का मान होता है वो सबके लिए क्या होता है, समान होता है। नाउ वी विल स्टडी द रिलेशंस बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। सो वी विल स्टडी द रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज जी, स्मॉल जी। क्लियर? चलिए, अब ग्रेविटेशनल फोर्स और जी में क्या अंतर होता है इसको समझने के लिए हम जो है मैथमेटिकली फॉर्मूलेस का यूज करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम मानते हैं लेट द मास ऑफ द अर्थ दैट इज एम ई। तो यहां पर ई स्टैंड्स फॉर अर्थ और एम क्या हो जाएगा, मास। तो यदि हमने अर्थ के मास को मान लिया है कैपिटल एम और मास जो अर्थ की रेडियस है उसको मान लिया है आर, राइट। तो अर्थ का मास हो जाएगा एम, कैपिटल एम, और अर्थ की रेडियस हो जाएगी आर। और जैसे हमने मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट हो जाएगा जिसका मास क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये किसी अर्थ सरफेस पर क्या है, जैसे मैंने कहा कि दिस इज अर्थ। अब ये अर्थ का क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, और अर्थ किसी भी बॉडी को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है, और कोई जो पार्टिकल है वो कहां पर है, यहां पर है। तो जैसे हमने कह दिया कि एक तो यहां पर, ठीक है, तो यहां पर ये हो जाएगा m1 और अर्थ का जो मास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, me, और ये डिस्टेंस हो जाएगी क्या हो जाएगी, re। ठीक है, तो कुल मिलाकर यदि अर्थ का मास हो जाएगा कैपिटल M, किसी ऑब्जेक्ट का मास हो जाएगा m1, मास की रेडियस हो जाएगी कितनी, r, और जो भी ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की कहां पर है, सरफेस पर है, राइट। तो अर्थ के सेंटर और उस ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अर्थ की रेडियस के बराबर। अब हम यहां पर जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल है उसको अप्लाई करते हैं, राइट। और वो अप्लाई क्या हो जाएगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स इज द proportional to the product of their masses, that is F is inversely proportional to me into क्या हो जाएगा, स्मॉल m हो जाएगा। फिर inversely proportional to the distance between them, re का स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, g me m, और अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर, r स्क्वायर हो जाएगा, re का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारी पहली क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी, राइट। अब दूसरा हमने अगर यहां पर मान लिया कि अर्थ अगर इस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर क्या करेगी, पुल करेगी, राइट, या अट्रैक्ट करेगी, तो वो है फोर्स कितना अप्लाई करेगा, और फोर्स का फॉर्मूला होता है कितना, ma। अब यहां पर एक जगह पर हमको क्या लेना पड़ेगा, g लेना पड़ेगा, राइट, क्योंकि अगर उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो वो एक्सेलरेशन क्या होगा, ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए एम ए की जगह पर क्या लेंगे, हम एम जी लेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, एफ इक्वल्स टू एम जी। अब यदि हम दोनों को कंबाइन कर दें तो एम जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जी एम ई एम अपॉन क्या हो जाएगा, आर ई का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दिस केस m से m क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, और हमारे पास में क्या बचेगा, g इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन क्या हो जाएगा, आर ई का होल स्क्वायर हो जाएगा। या मैं इसको इस तरीके से लिखूं तो g इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कैपिटल G एम ई और आर ई का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम देखें तो जो g की वैल्यू है वो ऑब्जेक्ट के मास पर क्या करती है, डिपेंड ही नहीं करती है, राइट। यहां पर अगर हम देखें तो m से m क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया है। मतलब g की वैल्यू ऑब्जेक्ट की जो मास है m उस पर क्या होता है, डिपेंड नहीं करता है, और g डिपेंड करता है मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ द अर्थ। तो यदि कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पर है, राइट, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, अर्थ की सरफेस पर है, तो उस पर जो g की वैल्यू है वो अर्थ के मास और अर्थ की रेडियस पर ही क्या करती है, डिपेंड करती है। उस
ऑब्जेक्ट का मास कितना है इस पर उसका जो वैल्यू है वो डिपेंड नहीं करता है। और इसी वजह से चूंकि जो g की वैल्यू है वो अर्थ की रेडियस पर डिपेंड करती है, इसीलिए g की वैल्यू भी अर्थ पर कांस्टेंट नहीं होती है, राइट। अर्थ पर अगर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड के आधार पर जो है g की वैल्यू में चेंजेस होता है, राइट। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, राइट। चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो नाउ वी विल स्टडी चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसके लिए मैंने आपको बताया है कि अर्थ पर जो g की वैल्यू चेंज होती है उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है कि g इक्वल्स टू होता है जी एम और आर ई का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर ये नहीं आएगा, राइट। तो कुल मिलाकर ये है कि जो g की वैल्यू होती है वो अर्थ की रेडियस और अर्थ के मास पर डिपेंड करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करती है, राइट। इसीलिए अर्थ की अलग अलग जगह पर g की वैल्यू में चेंजेस आता है, और वो चेंजेस क्यों आते हैं हम उसी को यहाँ पर समझ रहे हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो स्मॉल g है उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर क्या होती है, सेकेंड स्क्वायर होती है। बट जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ये होती है कहां पर, सी लेवल पर, और साथ ही साथ कितना, 45 डिग्री लैटिट्यूड पर। तो जो स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ g है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कहां पर होती है, सी लेवल पर होती है और 45 डिग्री लैटिट्यूड पर ही होती है। दूसरी चीज ये है कि जो g की वैल्यू है वो सबसे कम कहां पर होती है, लोएस्ट एट द इक्वेटर, और हाईएस्ट कहां पर होती है, पोल्स पर होती है, राइट। और उसके पीछे जो कारण है वो हम यहां पर समझते हैं। तो देखिए जो g की वैल्यू है वो लोएस्ट होती है इक्वेटर पर और हाईएस्ट होती है कहां पर, पोल्स पर। उसका कारण क्या है, उसका कारण हो जाएगा शेप ऑफ द अर्थ। हमारे जो अर्थ है, आवर अर्थ इज नॉट टोटली और इंटायर स्फेरिकल, राइट। और हमारे जो अर्थ है वो पोल्स पर क्या है, थोड़ी फ्लैट है, अर्थात हमारी अर्थ इस तरीके से ना होकर इस तरीके से, जो पोल्स हैं वो अर्थ के क्या है, थोड़े फ्लैट है। इसी वजह से जो अर्थ की रेडियस है, राइट, जो इक्वेटर पर रेडियस है दैट इज 21 किलोमीटर लॉन्गर देन क्या हो जाएगा, रेडियस, राइट, टुवर्ड द पोल्स। तो जो अर्थ की रेडियस है वो इक्वेटर पर 20 किलोमीटर क्या होती है, ज्यादा होती है, और पोल्स की ओर जो रेडियस होती है वो क्या होती है, कम होती है। अब सीधी सी बात है कि जो g इज डिपेंड ऑन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर ई स्क्वायर। तो सीधी सी बात है कि इक्वेटर पर रेडियस ज्यादा होती है, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ g इज मिनिमम एट इक्वेटर, और जो रेडियस है टुवर्ड पोल्स, राइट, ये क्या होती है, लोएस्ट होती है। इसीलिए पोल्स पर जो है g की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। आपको समझ में आया, राइट। g की वैल्यू जो है द वैल्यू ऑफ g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर ई स्क्वायर। तो जो रेडियस है मैक्सिमम होती है इक्वेटर पर, देयरफॉर मैक्सिमम, इक्वेटर पर रेडियस मैक्सिमम होती है, इसलिए इक्वेटर पर g की वैल्यू क्या होती है, लोएस्ट होती है, और रेडियस जो है पोल्स पर कितनी होती है, मिनिमम होती है, इसलिए पोल्स पर g की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और इसी तरीके से व्हेन वी मूव फ्रॉम इक्वेटर, जैसे इक्वेटर से अगर हम पोल्स की ओर जाएंगे तो g की वैल्यू क्या होगी, जो है इंक्रीज होगी। तो यदि हम यहां पर इक्वेटर से पोल्स की ओर जाएंगे तो g की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी, और पोल्स पर g की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, राइट। सेकंड क्या हो जाएगा, यहां पर जो अर्थ रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस, हमारी जो अर्थ है वो इसकी एक्सिस पर मूव कर रही है, इसकी वजह से भी g की वैल्यू में क्या आता है, चेंज होता है। उसका कारण क्या है, आप समझिए। जैसे मैंने बताया है कि अगर कोई भी बॉडी, इफ एनी बॉडी इज सर्कुलेटिंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, तो वह किसी भी सर्कुलर पाथ पर तभी रोटेट कर सकती है जब उसमें क्या, एक्सीलरेशन हो, राइट, या उस पर जो है सेंट्रीफ्यूगल जो है फोर्स कार्य करे। तो अगर इफ अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, देयरफॉर एवरी ऑब्जेक्ट लोकेटेड ऑन अर्थ सरफेस
मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ, और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसके लिए W² RE ये क्या होना चाहिए, इतना सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए, सॉरी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होना चाहिए। जब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा तभी यह जो ऑब्जेक्ट है ये अर्थ पर या सर्कुलर पाथ पर क्या होगा, रोटेट कर पाएगा। तो कुल मिलाकर अगर अर्थ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है और अर्थ अगर हमारी रोटेट कर रही है तो वो ऑब्जेक्ट भी जो है सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रहा है, और उसको रोटेट करने के लिए जो एक्सेलरेशन है वो W² RE होता है, और ये जो एक्सेलरेशन है ये उसको कहां से प्राप्त होता है, G से प्राप्त होता है। इसीलिए जो इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो जाएगा G' ये हमेशा क्या होगा, कम होगा, किससे, जो G से। सो G' इज इक्वल्स टू G माइनस का RE ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आप ये याद रखें कि जो इफेक्टिव G होता है, राइट, वो हमेशा जो है क्या होता है, राइट, जो G वैल्यू हो जाएगी, राइट, तो G' हो जाएगा G माइनस का RE ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर और क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। और यहां पर जो G है वो क्या होगा, लेस होगा, किससे, इस G से, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, यहां पर चेंजेस आते हैं। चलिए, तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, सिंपली बात है, ये जो D' होता है ये लेस देन क्या होता है, G से होता है। इसी वजह से अर्थ पर जो है, अर्थ पर जो G का मान है वो चेंजेस होता है, और इसी वजह से जो G की वैल्यू है वो मिनिमम कहां पर होती है, इक्वेटर पर, राइट, क्योंकि इक्वेटर पर रेडियस ज्यादा होती है, राइट। तो G की वैल्यू जो है मिनिमम कहां पर होती है, इक्वेटर पर, और G की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम कहां पर होती है, पोल्स पर होती है। अब अगर तीसरा पॉइंट है, इफ अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग, यदि हमारी अर्थ रोटेट करना बंद कर दे तो G की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्या होगी, यदि G इफ द अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग तो G विल इंक्रीज, और यदि इसका अपोजिट, यदि अर्थ स्टार्ट्स रोटेटिंग मोर रैपिडली तो उससे G विल क्या होगा, डिक्रीज होगा। यदि हमारी अर्थ रोटेट करना बंद कर देती है तो G द वैल्यू ऑफ G विल इंक्रीज, और यदि हमारी अर्थ जो है मोर रैपिडली रोटेट करती है तो G विल डिक्रीज। और इफ आवर अर्थ स्टार्ट्स रोटेटिंग 17 टाइम फास्टर तो उससे जो G की वैल्यू है, राइट, जो G की वैल्यू है वो क्या हो जाती होती जाएगी, कम होती जाएगी, राइट, क्या होगी, G की वैल्यू डिक्रीज होगी। और अगर कोई ऑब्जेक्ट कहां पर है, इक्वेटर पर है, राइट, तो वह क्या होगा, उसका जो वेट है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। क्यों, क्योंकि देखिए जो वेट होता है, वेट इज इक्वल्स टू m इंटू क्या होता है, G होता है। और यदि 17 टाइम्स फास्टर होगी तो यहां पर G की वैल्यू क्या हो जाएगी, लोएस्ट हो जाएगी, लोएस्ट हो जाएगी। तो जो वेट है, ध्यान रखना, मास नहीं, क्या हम किसकी बात कर रहे हैं यहां पर, वेट, तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा, 0 होगा, क्लियर। थर्ड यहां पर क्या पॉइंट हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ G डिक्रीजेस ऑन गोइंग अबव द अर्थ लेवल। अब सीधी सी बात है कि जो वैल्यू ऑफ G है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। और यदि कोई भी ऑब्जेक्ट, राइट, अर्थ के सरफेस से और ऊपर क्या करता है, राइट, चलना शुरू करता है, तो यहां से लेकर यहां तक की और यहां से लेकर यहां तक की जो रेडियस है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। और यदि रेडियस इंक्रीज होगी तो G की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो द वैल्यू ऑफ G डिक्रीजेस, क्या होती है, डिक्रीज होती है ऑन गोइंग अबव द अर्थ लेवल। इसीलिए अगर हम मान लें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर, राइट, 6400 किलोमीटर की हाइट पर है तो G की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ G डिक्रीजेस ऑन गोइंग डाउन फ्रॉम क्या हो जाएगा, अर्थ प्लेन हो जाएगा, या यहां पर हम एक तरीके से कह सकते हैं अर्थ सरफेस हो जाएगा। तो यदि अर्थ सरफेस के नीचे भी जाते हैं तब भी G की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में भी जो G की वैल्यू है, राइट, वो कैसी हो जाती है, G इज फेल टू बी 0, राइट,
और जी की वैल्यू फेल्ट जीरो कब होती है? जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली क्या हो रहा हो, फॉल हो रहा हो। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल हो रहा हो तो उस समय पर वह या उसका जो वेट है वो क्या हो जाता है, जीरो फील होता है। क्लियर? जैसे मैंने कहा कि इफ रोप इज ब्रोकन, तो अगर जैसे मैंने कहा कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि रोप से क्या हुआ है, लटका हुआ है, और यदि रस्सी क्या हो जाती, कट जाती है, तो वो जो फ्रीली फॉल होगा उस समय पे उसका जो वेट है वो जीरो हो जाएगा। या फिर जैसे अगर हम बात करते हैं कोई व्यक्ति लिफ्ट में है और लिफ्ट की जो है रस्सी टूट जाती है, राइट, तो उस समय पे जो लिफ्ट में व्यक्ति होगा उसका वेट भी जीरो क्या होगा, फील होगा। सो इन दिस वे जो जी की वैल्यू है ये क्या होती है, चेंज होती है, राइट। So we have studied two topics. First is what is the relationship between gravitational force and gravity या acceleration due to gravity, और सेकेंड थिंग हमने ये भी समझ लिया है कि g की वैल्यू में चेंजेस क्यों होता है, राइट, वाई देयर इज अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको भी हमने बहुत ही अच्छे से समझ लिया है, राइट। नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज मास। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, 5 नंबर में पूछा जा सकता है, मास क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, या फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो इसके लिए हम इन दोनों को समझते हैं। सबसे पहले मास क्या होता है, राइट। सो मैटर कंटेंट इन द बॉडी इज नोन एज मास। देखिए मैंने कहा कि ये जो बॉडी है या ये जो है, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट किससे मिलकर बने हुए हैं, मैटर से। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में जितना मैटर होता है उसे ही उस ऑब्जेक्ट का क्या कहते हैं, मास कहते हैं। तो मैटर कंटेंट, राइट, मैटर कंटेंट इन द बॉडी इज नोन एज मास, और मास उतना होता है जितना कि उसकी क्या होती है, इनर्शिया होती है, या द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, या हम ये कहें जितना मास होता है उतनी ही क्या होती है, इनर्शिया होती है। तो बिल्कुल सिंपल परिभाषा हो जाएगी, राइट। मास कंटेंट इन द बॉडी इज नोन एज मास एंड मास इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। जो मास है उसको किससे दर्शाया जाता है, स्मॉल एम से, और इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम हो जाएगी। साथ ही साथ किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जो है क्या होता है, कांस्टेंट होता है। द मास ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज, चाहे हम उस ऑब्जेक्ट को अर्थ पर ले जाएं, राइट, मून पर ले जाएं, सन पर ले जाएं, राइट, किसी दूसरे प्लैनेट पर ले जाएं, उसका मास कभी भी चेंज नहीं होता है। अब हम बात करते हैं यहां पर वेट की। तो वेट क्या होता है, the weight of an object is the force with which it is attracted toward the earth। तो जो weight है दरअसल वो क्या होता है, एक फोर्स होता है, और यह कितना फोर्स होता है जिससे यह अट्रैक्ट होता है किसकी ओर, अर्थ की ओर। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो अर्थ है, अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को जितने फोर्स से अट्रैक्ट करती है वही फोर्स उसका क्या कहलाता है, वेट कहलाता है। Clear? So the weight of an object is the force with which it is attracted to the earth is known as weight, right? साथ ही साथ हम दूसरी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, the weight of a body on the earth is equal to the force with which the earth attracts that body toward itself. Clear? बहुत सिंपल है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है अर्थ पर वो उस फोर्स के बराबर होता है जिससे अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, राइट। उसे ही क्या कहा जाता है, वेट कहा जाता है, राइट। जहां जो मास होता है, राइट, मास को स्मॉल m से दर्शाते हैं तो वेट को स्मॉल w से, राइट। अब जो यूनिट ऑफ मास होती है किलोग्राम, तो वहीं वेट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन होती है। अब अगर हमको वेट निकालना हो तो हमें पता है फोर्स इक्वल्स टू m इंटू ए, अर्थात फोर्स वह होता है, फोर्स इज द फैक्टर विच प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन अ यूनिट मास ऑब्जेक्ट, और यहां पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो अर्थ की वजह से होता है, इसलिए हम f की जगह पे क्या लेंगे, g, राइट। तो यहां पर f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m इंटू जी, और दरअसल ये जो फोर्स होता है यही क्या कहलाता है, वेट।
तो W इक्वल्स टू क्या कहलाएगा यहाँ पर m इंटू जी। तो देयरफॉर W इक्वल्स टू क्या होता है यहाँ पर m इंटू जी होता है, स्मॉल m इंटू क्या हो जाएगा g हो जाएगा। और इसकी जो यूनिट इकाई है वो फिर से क्या हो जाएगी यहाँ पर न्यूटन हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर समझते हैं मून पर वेट। देखिए अगर हम देखें तो जो अर्थ का मास है राइट, उससे लेस मास किसका हो जाएगा, मून का हो जाएगा। इसीलिए जो अर्थ का ग्रेविटी है राइट और जो मून की ग्रेविटी है उसमें क्या होता है, अंतर हो जाए। द ग्रेविटी ऑफ द मून इज 1/6 ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। इस वजह से अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास अर्थ पर कुछ है, जैसे हमने मान लिया कि यदि किसी बॉडी का वेट क्या है यहाँ पर 6000 क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, तो उसका वेट जो है मून पर कितना होगा। तो मून पर चूंकि जो ग्रेविटी होती है वो 1/6 होती है, इसलिए कितना होगा, सीधी सी बात है 600/6, तो कितना हो जाएगा 100 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, सो द ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑफ द मून इज 1/6 दैट ऑफ द अर्थ। इसीलिए अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास जितना अर्थ पर होता है उसका 1/6 कहां पर होगा, मून पर होगा। अगर 3 मार्कर में सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए राइट, क्या क्वेश्चन पूछा जाए, 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं राइट। फर्स्ट इज टाइप 1, इफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट if the mass of an object is 60 kg at the earth, then what would be the mass of that object on the moon। चलिए बताइए, वीडियो को पॉज करिए और सोचिए और उत्तर बताइए। सोच लिया, इसका मास होगा 60 kg। क्यों, क्योंकि पूछा क्या गया है, मास, और मास चाहे अर्थ पर हो चाहे मून पर हो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब इसी प्रश्न को अगर ऐसे दे दें कि इफ वेट ऑफ द बॉडी इज 600 न्यूटन, देन व्हाट वुड बी द वेट ऑफ दैट बॉडी ऑन मून। तो सीधी सी बात है, मून पर वेट कितना होगा, तो ये जो 600 न्यूटन है इसका 1/6 राइट, तो ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा, 100 न्यूटन बचेगा। क्लियर। टाइप 3 में क्या पूछा जा सकता है, इफ वेट ऑफ अ पर्टिकुलर बॉडी इज 7 न्यूटन ऑन मून, देन व्हाट वुड बी द वेट एट द अर्थ, RTH राइट। तो अर्थ पर कितना होगा, 7 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, 42, तो 42 न्यूटन कहां पर होगा, अर्थ पर होगा। क्लियर। चलिए अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, एस्केप वेलोसिटी। ये भी जो है 5 मार्कर में पूछा जा सकती है या 3 मार्कर में पूछा जा सकता है। चलिए पहले मैं इसको बताना चाहूंगा कि एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, इसको आप आपके नोट्स में इंटीग्रेट कर लें, कर लिया। चलिए देखिए एस्केप वेलोसिटी क्या होती है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे ये हमारी अर्थ हो जाएगी राइट, इफ वी थ्रो एन ऑब्जेक्ट इनटू स्काई, तो वह ग्रेविटी की वजह से या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कहां पर आ जाता है, अर्थ सरफेस पर आता है। यदि हम इसको और वेलोसिटी इंक्रीज करके थ्रो करें तब भी क्या होगा, वो अर्थ पर वापस आ जाएगा। परंतु इस तरीके से अगर हम वेलोसिटी को इंक्रीज कर दें तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब वह ऑब्जेक्ट अर्थ की ग्रेविटी को क्या कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा, और वह स्काई में क्या होगा, अर्थ के चारों ओर रोटेट करने लगेगा राइट। तो उस वेलोसिटी को ही क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। व्हिच मींस एस्केप वेलोसिटी इज द वेलोसिटी अबव व्हिच इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इन द स्काई सो द ऑब्जेक्ट नेवर कम्स ऑन द अर्थ सरफेस, और वह स्काई में ही क्या करने लगता है, रोटेट करने लगता है, उसको ही क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी कहते हैं राइट। यहीं पर जो है पूरा का पूरा थ्योरी में लिखा हुआ है। सी व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड, तो यह है अर्थ पर क्या हो जाता है, रिटर्न हो जाता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ राइट। यदि हम वेलोसिटी को इंक्रीज करते जाएं राइट, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा राइट जब जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की ग्रेविटी से क्रॉस हो जाएगा राइट, एंड ऑब्जेक्ट गेट्स
thrown out of the gravitational field of the earth and does not return back to the earth. और उसी वेलोसिटी को ही क्या कहते हैं, उसी सर्टेन वेलोसिटी को ही क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी कहते हैं. तो इसकी 3 मार्कर के लिए डेफिनेशन ये है. The minimum velocity with which an object is thrown from the surface of the earth, the object crosses the gravitational fields of the earth and never returns to the earth. It is known as escape velocity. Again listen, ये 3 मार्कर के लिए और 5 मार्कर के लिए डेफिनेशन है. The minimum velocity with which an object is thrown from the surface of the earth. The object crosses the gravitational field of the earth and never returns to the surface of earth. Then this minimum velocity is known as escape velocity. और जो escape velocity है वो किस पर डिपेंड नहीं करती है, मास पर डिपेंड नहीं करती है. और अर्थ के लिए जो escape velocity है वो कितनी है, 11.2 किलोमीटर पर आवर नहीं है. ध्यान रखना ये क्या है, सेकेंड. अगर किसी ऑब्जेक्ट को 1 सेकेंड में 11 किलोमीटर, राइट, सो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से अगर थ्रो करें तो वह ऑब्जेक्ट जो है अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करके स्काई में चला जाएगा. विच मीन सिंपली अगर हमको किसी सैटेलाइट को, राइट, जैसे ये सैटेलाइट हो जाएगा, अगर किसी सैटेलाइट को हमको लॉन्च करना है तो इस सैटेलाइट को लॉन्च व्हीकल से 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से अधिक वेलोसिटी से क्या करना पड़ेगा, थ्रो करना पड़ेगा. तब जाकर सैटेलाइट अर्थ के ग्रेविटेशनल को पार करके जो है स्काई में अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करेगा. राइट, सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट, ग्रेविटेशनल फोर्स, acceleration due to gravity, right, relationship between gravitational force and g, right, the reason for change in the value of g on earth surface, right, or at last we have studied mass, weight as well as escape velocity, right. So now another topic we will study in next lecture. Till then, thank you. We will meet in next lecture. Till then, thank you.